हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह एशिया की किस्मत तय करने वाली दीवार है। यहाँ युद्ध घोषित नहीं होते, लेकिन हर दिन लड़े जाते हैं। सड़कें हथियार हैं, पानी रणनीति है और चुप्पी सबसे बड़ा दबाव। आप देख रहे हैं हिमालयन चेस बोर्ड, जहां भारत और चीन शतरंज खेल रहे हैं और दांव पर है भविष्य। हिमालय को अक्सर हम एक ऐसी सीमा की तरह देखते हैं, बर्फ से ढके पहाड़, ऊंचाइयां, दुर्गम रास्ते और सैनिक चौकियां। लेकिन 21वीं सदी में हिमालय सिर्फ सीमा नहीं है, हिमालय अब एक रणनीतिक हथियार है। क्योंकि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ बंदूक, टैंक या मिसाइल से तय नहीं होती। आज ताकत तय होती है संसाधनों से, और सबसे बड़ा संसाधन है पानी। हिमालय एशिया का वाटर पावर है। यह कोई मेटाफोर नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल फैक्ट है। पूरे एशिया को लगभग सभी बड़ी नदियां, सारी की सारी बड़ी नदियां यहीं से जन्म लेती हैं। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये अर्थव्यवस्था, खेती, उद्योग, राजनीति और सत्ता बहाती है। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेकांग, साल्वी। यात्से और एलो रिवर जैसी चीन की जीवन रेखाएं भी हिमालयी प्रणाली से जुड़ी हैं। इन नदियों पर सीधे या फिर परोक्ष रूप से 12 से ज्यादा देश निर्भर हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। और इन देशों में रहने वाली आबादी करीब 2 अरब लोग हैं। मतलब साफ है, अगर हिमालय में पानी पर नियंत्रण बदला तो पूरे एशिया की किस्मत बदल जाएगी। यही कारण है कि हिमालय को आज ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल कमांड सेंटर कहा जाता है। अब यहाँ एक बुनियादी नियम समझना जरूरी है। नदी राजनीति का सबसे खतरनाक नियम, जो अपस्ट्रीम होता है, यही डाउन स्ट्रीम की किस्मत तय करता है। अगर कोई देश नदी के स्रोत के पास बैठा है तो उसके पास 3 ताकतें होती हैं: पानी रोकने की ताकत, पानी छोड़ने की ताकत और टाइमिंग बदलने की ताकत। और यही तीनों चीजें शांत समय में डेवलपमेंट का टूल होती है और संकट के समय सबसे घातक हथियार बन जाती है। हिमालय में अपस्ट्रीम कौन है? इस सवाल का जवाब ही पूरे चेस बोर्ड को समझाता है। ब्रह्मपुत्र को लीजिए, भारत के लिए यह जीवन रेखा है। असम की खेती, बांग्लादेश की आबादी और पूरा उत्तर पूर्व इसी पर टिका है। लेकिन ब्रह्मपुत्र का स्रोत भारत में नहीं है, यह तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत पर नियंत्रण किसका है? चीन का। यहीं से हिमालयन चेस बोर्ड शुरू होता है। इसी तरह सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है, भारत और पाकिस्तान दोनों की जीवन रेखा है, लेकिन इसके स्रोत भी हिमालयी क्षेत्र में है। यह नियंत्रण हमेशा विवाद का विषय रहा है। गंगा भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक आत्मा है, लेकिन गंगा भी हिमालय की बर्फ पर निर्भर है। अगर हिमालयी ग्लेशियर अस्थिर हुए तो गंगा का भविष्य भी अस्थिर होगा। अब जरा सोचिए, अगर किसी देश के पास इन नदियों के फ्लो को नियंत्रित करने की क्षमता हो तो वह सिर्फ पानी नहीं, पूरे रीजन की स्टेबिलिटी नियंत्रित करता है। यही कारण है कि आज हिमालय में डैम्स, टनल्स, डिवर्जेंस प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। हर डैम एक मैसेज देता है, हर टनल एक सिग्नल देता है, हर डिवर्जेंस प्लान एक वार्निंग होती है। और यही चेस बोर्ड का पहला मोहरा है, वाटर कंट्रोल। 21वीं सदी में युद्ध जैसे सीधे शुरू नहीं होते। पहले सप्लाई लाइंस पर वार होता है, फिर फूड सिक्योरिटी पर, फिर एनर्जी पर और अंत में सोशल अनरेस्ट। यानी इन सब का मूल है, अगर किसी देश में अचानक सूखा पड़ जाए, फसल बर्बाद हो जाए, बाढ़ से शहर डूब जाएं, तो सरकारें गिरती हैं, आंदोलन होते हैं और इनस्टेबिलिटी फैलती है। और इस इनस्टेबिलिटी के पीछे कभी कभी कोई मिसाइल नहीं, कभी नदी के अपस्ट्रीम पर लिया गया एक साइलेंट डिसीजन होता है। यही कारण है कि हिमालय अब सिर्फ भारत चीन सीमा नहीं है, यह भारत चीन राइवरी का कोर है। यहाँ सैनिक इसलिए नहीं खड़े हैं कि यह जमीन की लड़ाई है, यहाँ सैनिक इसलिए खड़े हैं क्योंकि पानी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और यह लड़ाई अचानक नहीं आई, यह धीरे धीरे सालों से बनी है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, फिर डेवलपमेंट के नाम पर और फिर क्लाइमेट एडेप्टेशन के नाम पर। लेकिन अंत में यह सब एक ही दिशा में आता है, कंट्रोल।
हिमालय की बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं, नदियों का बिहेवियर बदल रहा है। इसका मतलब है कि जो आज कंट्रोल में है वह कल सर्वाइवल तय करेगा, और जो आज सो रहा है वह कल सिर्फ डाउन स्ट्रीम विक्टिम बनेगा। हिमालयन चेसबोर्ड का पहला नियम यही है कि जो पानी को समझ गया वह पूरी बाजी समझ गया। यह सिर्फ जियोग्राफी नहीं है, यह डेस्टिनी है, और इसी डेस्टिनी की लड़ाई में अगला मोहरा कौन सा चलेगा हम यह समझते हैं। अब चीन का जो वाटर डॉक्टर क्या है कि जब नदी हथियार बन जाए तो हिमालयन चेसबोर्ड यहां पर हम देखते हैं। अगर हिमालय चेस बोर्ड है तो चीन इस बोर्ड पर सबसे पहले पानी का मोहरा चल चुका है। चीन की रणनीति सीधी और निर्दयी है, जो अपस्ट्रीम है वही भविष्य तय करेगा। चीन हिमालय में सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, चीन हिमालय में सबसे बड़ा अपस्ट्रीम पावर है, और यही उसे बाकी सभी देशों से अलग बनाता है। ब्रह्मपुत्र, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, चीन में एक अलग नाम से ही ये जानी जाती है, यारलुंग सांगपो। लेकिन नाम बदलने से नदी नहीं बदलती, जो बदलता है उसका नियंत्रण। यांगलुंग सांगपो तिब्बत के पठार से निकलती है। यहाँ नदी एक नैरो जॉर्ज में तेजी से बहती है, और यही ज्योग्राफी चीन के लिए एक वरदान है। तेज ढलान, संकीर्ण चोटियां और ऊपर से कठोर नियंत्रण, यानी हाइड्रो पावर और फ्लो कंट्रोल के लिए एक परफेक्ट सेट। चीन इस नदी को सिर्फ बिजली के स्रोत के रूप में नहीं देखता, चीन इसे स्ट्रेटेजिक लवरेज मानता है, और यही कारण है कि पिछले 2 दशकों में चीन के बाद एक मेगा डैम्स खड़े किए हैं, और इन डैम्स का आधिकारिक उद्देश्य है डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी, रीजनल ग्रोथ। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ऑफिशियल रीजन्स कभी पूरी कहानी नहीं होते। अगर सवाल यह नहीं है कि डैम्स बिजली बनाता है या नहीं, असल में सवाल है क्या वह फ्लो को नियंत्रित करता है, और इसका जवाब है हाँ। चीन के डैम्स रन ऑफ द रिवर कहे जाते हैं, यानी थ्योरेटिकल पानी जमा नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकली ये टाइमिंग को नियंत्रित करते हैं। और वाटर वारफेयर में टाइमिंग ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर अपस्ट्रीम देश बारिश के मौसम में पानी रोक लें तो डाउन स्ट्रीम में सूखा पड़ सकता है। अगर ड्राई सीजन में अचानक पानी छोड़ दें तो डाउन स्ट्रीम में बाढ़ आ सकती है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब बिना एक भी गोली चलाए होता है। चीन की रणनीति का दूसरा स्तंभ है वाटर डेटा सेक्रेसी। भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए रिवर फ्लो डाटा लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन है। बाढ़ की चेतावनी, डैम सेफ्टी, एग्रीकल्चर प्लानिंग, सब इसी डेटा पर निर्भर करता है। लेकिन चीन इस डेटा को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं रखता। कुछ सीमित जानकारी सामान्य समय में दी जाती है, लेकिन तनाव के समय डेटा अचानक गायब हो सकता है, और डाटा का गायब होना कई बार फ्लड से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि फ्लड दिखता है लेकिन डाटा ब्लैकआउट निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। चीन की तीसरी रणनीति है वाटर डाइवर्जन प्लानिंग, साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट। तो सिर्फ इंजीनियरिंग मार्वल नहीं है, यह माइंडसेट दिखाता है। यह माइंडसेट कहता है कि पानी वहां से उठाओ जहां सरप्लस है, और वहां ले जाओ जहां पावर चाहिए। आज यह डाइवर्जन चीन के भीतर हो रहा है, लेकिन कल यही लॉजिक बॉर्डर क्रॉसिंग रिवर्स पर भी लागू हो सकता है, और यही भारत की चिंता का असली कारण है। चीन कभी ओपनली यह नहीं कहेगा कि वह भारत का पानी रोक देगा। चीन ओवर्ट थ्रेट नहीं देता, चीन एम्बाइगल्टी रखता है। एम्बाइगल्टी ही डिटरेंस है। अब भारत को यह नहीं पता कि चीन किस समय क्या कदम उठाएगा, तो क्या भारत हमेशा अनसर्टेनिटी में रहेगा? और जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। यही वाटर डॉक्ट्राइन चीन ने मेकोंग रिवर पर भी लागू किया है। मेकोंग बेसन के देश पहले ही इस बात को महसूस कर चुके हैं कि अपस्ट्रीम कंट्रोल किसे डाउनस्ट्रीम पॉलिटिक्स को डेस्टेबलाइज करता है।
तो जब चीन डैम से पानी रोकता है तो थाईलैंड, लाओस और वियतनाम में खेती प्रभावित होती है। जब अचानक पानी छोड़ा जाता है तो बाढ़ आ जाती है और यह सब टेक्निकल डिसीजंस के नाम पर होता है। यही पैटर्न हिमालय में भी दोहराया जा सकता है। तो चीन की वाटर स्ट्रेटजी सिर्फ एनवायरनमेंट या एनर्जी पॉलिसी नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। तो PLA की जो प्लानिंग में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्ट्रेटेजिक एसेट माना जाता है। ब्रिज, टनल, डैम सब डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, शांत समय में डेवलपमेंट और संकट में लवरेज। और यही कारण है कि चीन तिब्बत में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कर रहा है, रोड्स, रेलवेज, डैम्स सब एक साथ। यह को इंसिडेंट्स नहीं है, यह प्रिपरेशंस है। चीन जानता है कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट से ट्रेडिशंस नहीं होंगे, सीधे युद्ध महंगे हैं, सैंक्शंस खतरनाक हैं, ग्लोबल ओपिनियन अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन पानी को लेकर कोई इंटरनेशनल रेड लाइन साफ नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है जो चीन को मजबूर करे कि वह डाउन स्ट्रीम की चिंता करे। और जहां नियम अस्पष्ट होते हैं वही ताकत चलती। तो यही हिमालयन चेस बोर्ड का दूसरा नियम है, जो अपस्ट्रीम है वह नियम भी लिख सकता है। चीन ने अभी चाल पूरी नहीं चली है, लेकिन उसने बोर्ड पर मुहरे रख दिए हैं और जब मुहरे रख दिए जाते हैं तो खेल शुरू मान लिया जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि चीन क्या कर सकता है, सवाल है कि भारत इसके जवाब में कितना तैयार है। तो यही आगे की कहानी है। अगर चीन की वाटर स्ट्रेटजी आक्रामक है तो चीन की वाटर स्ट्रेटजी प्रतिक्रियात्मक नहीं। मतलब चीन की वाटर स्ट्रेटजी आक्रामक है तो भारत की वाटर स्ट्रेटजी प्रतिक्रियात्मक नहीं है, वह संतुलन पर आधारित है, बैलेंस्ड है। भारत जानता है कि पानी की लड़ाई मिसाइल से नहीं लड़ी जाती, यह लड़ाई पेशेंस, प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस से लड़ी जाती है। भारत की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि वह अपस्ट्रीम नहीं है, भारत की असली चुनौती यह है कि वह डाउन स्ट्रीम होकर भी अपने हितों की रक्षा कैसे करें। और इसी चुनौती से भारत की हिमालयन वाटर स्ट्रेटजी जन्म लेती है। तो भारत की नीति का पहला सिद्धांत साफ है कि चीन की तरह पानी को हथियार नहीं बनाना, लेकिन उसे हथियार बनने से रोकना जरूर है। यही फाइन बैलेंस भारत की को अलग बनाता है। भारत की काउंटर स्ट्रेटजी 3 स्पष्ट स्तरों पर काम करती है: इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेटिव और इनहैबिटेशंस। पहला स्तर है स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब चीन तिब्बत में डैम्स बनाता है तो भारत को स्पष्ट हो जाता है कि केवल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट से फ्लो सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए भारत ने उत्तर पूर्व भारत में स्ट्रेटेजिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया है। सुबनसिरी, दिबांग, लोअर सियांग, ये सिर्फ बिजली परियोजनाएं नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन डैम्स का उद्देश्य केवल मेगावाट्स पैदा करना नहीं है, इनका असली उद्देश्य है फ्लो रेगुलेशंस। अगर अपस्ट्रीम से अचानक पानी छोड़ा जाए तो ये डैम्स शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम करते हैं। अगर अपस्ट्रीम में पानी रोका जाए तो ये मिनिमम फ्लो बनाए रखने में मदद करते हैं। यानी ये डैम्स भारत को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को लेकर एनवायरमेंटल कंसर्न उठते हैं और ये कंसर्न्स जायज भी है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, ये हमेशा ट्रेड ऑफ होता है। भारत के सामने ट्रेड ऑफ साफ है, या तो कंट्रोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अनकंट्रोल्ड अनसर्टेनिटी, और भारत में कंट्रोल चुनना शुरू किया है। भारत की स्ट्रेटजी का दूसरा स्तंभ है इंफॉर्मेशन डोमिनेंस। वाटर वॉरफेयर में सबसे पहले इंफॉर्मेशन गायब होती है। अगर आपको यह नहीं पता कि अपस्ट्रीम में कितना पानी रोका गया, कितना छोड़ा गया और कब छोड़ा गया, तो आप ब्लाइंड हो जाते हैं। भारत ने यही गलती अतीत में की थी, अब नहीं। सैटेलाइट सर्विलांस, रिमोट सेंसिंग, रियल टाइम रिवर फ्लो मॉनिटरिंग, ये सब अब लग्जरी नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी टूल्स हैं। भारत अब हिमालयी नदियों पर कंटिन्यूअस नजर रख रहा है। ग्लेशियल मेल्ट पैटर्न्स, लेक फॉर्मेशंस, रिवर डिस्चार्ज वेराइटी सब ट्रैक किया जा रहा है। इसका एक उद्देश्य है अर्ली वार्निंग। अगर अपस्ट्रीम में कुछ असामान्य होता है तो डाउन स्ट्रीम सरप्राइज नहीं होगा।
दूसरा उद्देश्य है स्ट्रेटजिक अवेयरनेस। तो भारत जानता है कि किस रिवर स्ट्रेच पर कितना प्रेशर बढ़ रहा है, और जियोपॉलिटिक्स में जानकारी ही आधी जीत होती है। तीसरा और सबसे अंडर एस्टिमेटेड स्तंभ है इनहैबिटेशन स्ट्रेटजी। भारत ने बहुत देर से समझा कि सीमा खाली सबसे कमजोर सीमा होती है। अगर बॉर्डर के पास लोग नहीं है, आर्थिक गतिविधि नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो यह इलाका सिर्फ नक्शे पर भारत का होता है। यही कारण है कि भारत ने फर्स्ट विलेज कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। बॉर्डर विलेजेस को लास्ट विलेजेस नहीं, फर्स्ट विलेज के रूप में देखना। पानी, बिजली, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब सिर्फ वेलफेयर नहीं है, ये सॉवरेंटी असर्शन है। जब लोग रहते हैं तो रिवर सिस्टम्स पर लोकल निगरानी रहती है। जब आबादी होती है तो डैम्स तो डाटा ग्राउंड से भी आता है, और जब पॉपुलेशन होती है तो किसी भी एक्सटर्नल मैनिपुलेशंस का सोशल रेजिस्टेंस भी पैदा होता है। तो भारत की बॉर्डर स्ट्रेटजी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है डिप्लोमेसी। भारत की डिप्लोमेसी चीन से फंडामेंटली अलग है। भारत ट्रीटीज बनाता है, ज्वाइंट मैकेनिज्म पर भरोसा करता है और डाटा शेयरिंग को बढ़ावा देता है। इंडस वाटर ट्रीटी इसका उदाहरण है। 3 मुद्दों के बावजूद यह ट्रीटी बनी रही। क्यों? क्योंकि भारत जानता है कि पानी को वेपनाइज करना शॉर्ट टर्म लेवरेज दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इनस्टेबिलिटी पैदा करता है। बांग्लादेश के साथ रिवर वाटर एग्रीमेंट भी इसी सोच को दर्शाते हैं। भारत चाहता है कि साउथ एशिया में वाटर कोऑपरेशंस बना रहे, लेकिन यहाँ एक हार्ड ट्रुथ है, डिप्लोमेसी तब तक काम करती है जब तक सामने वाला भी उसी भाषा को समझे, और चीन टेरिटरी ड्राइवन कल्चर में विश्वास नहीं करता। यही कारण है कि भारत की स्ट्रेटजी सिर्फ डिप्लोमेसी पर निर्भर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इंफॉर्मेशन प्लस इनहैबिटेशन, ये तीनों मिलकर भारत की साइलेंट डिटरेंस बनाते हैं। भारत ओपनली यह नहीं कहता कि वह चीन के वाटर मूव्स का जवाब देगा। भारत इम्बाइगल्टी को ही डिटरेंस बनाता है, क्योंकि अगर चीन को यह पता हो कि हर एक्सट्रीम मूव का काउंटर अवेलेबल है तो रिस्क कैलकुलेशन बदल जाती है। भारत की वाटर स्ट्रेटजी कोई इंस्टेंटली सॉल्यूशन नहीं होता, और यह ग्रेजुअली स्टेबिलिटी देती है। यह स्ट्रेटजी यह मानकर चलती है कि हिमालयन चेसबोर्ड शॉर्ट गेम नहीं है, यह डिकेड्स लॉन्ग कॉन्टेस्ट है। यह कॉन्टेस्ट यह तय करेगा कि एशिया में पावर बैलेंस किस दिशा में जाएगा, और इसी कॉन्टेस्ट में भारत का लक्ष्य साफ है कि कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करना नहीं, लेकिन वल्नरेबिलिटी को खत्म करना है। हिमालयन चेसबोर्ड पर जो तीसरा नियम यही है कि जो पानी को हथियार बनने से रोक ले वही असली खिलाड़ी होता है। तो वीडियो के आगे में एहसास होगा कि क्लाइमेट चेंज इस पूरे खेल को कितना खतरनाक बना रहा है, क्योंकि जब प्रकृति अस्थिर होती है तो जियोपॉलिटिक्स और भी निर्दयी हो जाती है। तो अगर अब तक हिमालयन चेसबोर्ड राज्यों की रणनीति, डैम्स, डेटा और डिप्लोमेसी की कहानी थी, तो अब इसमें एक ऐसा खिलाड़ी प्रवेश करता है जो ना सीमा मानता है, ना ट्रीटी, ना डिटरेंस। उस खिलाड़ी का नाम है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इस पूरे खेल में सबसे खतरनाक फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि यह किसी एक देश के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसका असर पूरे जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस को उलट-पुलट देता है। हिमालय को समझने के लिए एक बुनियादी सच स्वीकार करना होगा। हिमालय स्थिर नहीं है, यह एक लिविंग सिस्टम है, और क्लाइमेट चेंज इस सिस्टम की रिदम्स तोड़ रहा है। पिछले कुछ दशकों में हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। शुरुआत में यह पिघलाव डाउन स्ट्रीम्स देशों के लिए एक इल्यूजन्स ऑफ अबंडेंस बनाता है। नदियों में पानी बढ़ता है, खेती को लगता है कि पानी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यह एक अस्थायी चरण होता है। जब ग्लेशियर श्रिंक होने लगते हैं तो कुछ सालों बाद नदियों का बेस फ्लो गिरने लगता है, यानी पहले बाढ़ आती है, फिर सूखा आता है, और बाढ़ सबसे खतरनाक साइकिल है। यही सबसे खतरनाक साइकिल है। क्लाइमेट चेंज का पहला असर है अनप्रेडिक्टिवली। तो नदियां
अब वैसी बिहेव नहीं कर रही जैसा वे दशकों से करती आई थी। मानसून का टाइमिंग बदल रहा है, बरसात शॉर्ट और इंटेंस हो रही है, सर्दियों में स्नोफॉल का पैटर्न बदल रहा है। इसका मतलब है कि वाटर मैनेजमेंट अब हिस्टोरिकल डाटा के भरोसे नहीं हो सकता, और जब डाटा अनरिलायबल हो जाए तो अपस्ट्रीम कंट्रोल और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम को पहले से पता ही नहीं होता कि संकट प्राकृतिक है या मानव निर्मित। क्लाइमेट चेंज का दूसरा बड़ा असर है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। जैसे जैसे ग्लेशियर पीछे हटते हैं, उनके पीछे अनस्टेबल टास्क बनते हैं। ये टास्क टाइम बम्स की तरह होते हैं, एक भूकंप, एक लैंडस्लाइड या फिर ज़्यादा बारिश और पूरा लेक एक साथ टूट सकता है। तो ऐसी बाढ़ ना नदियों के न्यूट्रल साइकिल से आती है, ना डैम्स के कंट्रोल्ड रिलीज से। ये अचानक आती है बिना वार्निंग के। अब सोचिए, अगर डाउन स्ट्रीम में ऐसी तबाही हो तो क्या कोई देश अप स्ट्रीम को दोषी ठहराएगा, या अनसर्टेनिटी का फायदा उठाकर कोई अपस्ट्रीम पावर अपनी चाल छिपा सकता है? तो यही क्लाइमेट चेंज की असली जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये एट्रीब्यूशंस को मुश्किल बना देता है। क्लाइमेट चेंज का तीसरा असर है वाटर स्ट्रेस एम्प्लीफिकेशंस। तो जिन क्षेत्रों में पहले ही पानी की कमी थी, यहाँ स्कार्सिटी और बढ़ेगी। नॉर्थ इंडिया, इंडस बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये सभी क्लाइमेट स्टेट जोन्स बनते जा रहे हैं। जब पानी कम होता है तो कंपटीशन बढ़ता है, पहले राज्यों के बीच फिर देशों के बीच, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो कोऑपरेशंस कमजोर होता है, सहयोग कमजोर होता है। और यही कारण है कि क्लाइमेट चेंज वाटर डिप्लोमेसी को भी कमजोर करता है। ट्रीटीज हिस्टोरिकल एवरेज पर बनी होती हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज हिस्टोरिकल एवरेज को तोड़ देता है। अगर रिवर का टोटल फ्लो ही बदल जाए तो ट्रीटी का आधार ही हिल जाता है, और जब ट्रीटी शेकी हो तो पावर पॉलिटिक्स हावी हो जाती है। क्लाइमेट चेंज का चौथा असर है इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी। डैम्स, ब्रिज, टनल्स सब क्लाइमेट अजम्पशंस पर बने होते हैं। अगर रेनफॉल एक्सट्रीम हो जाए तो डैम सेफ्टी सवाल में आती है। अगर लैंड स्लाइड्स बढ़े तो टनल से रिस्की हो जाते हैं। यानी वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेटेजिक एसेट था, क्राइसिस में लायबिलिटीज में बन जाता है। और यही कारण है कि क्लाइमेट चेंज मिलिट्री प्लानर्स के लिए एक प्रकार से नाइटमेयर सिनेरियो है, क्योंकि अब उन्हें दो दुश्मनों से लड़ना है, एक विजिबल राइवल और एक इनविजिबल फोर्स। क्लाइमेट चेंज बॉर्डर टेंशंस को भी बढ़ाता है। जब ग्रेजिंग लैंड कम होती है तो बॉर्डर एरियाज में लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। जब पानी स्केर्स होता है तो माइग्रेशन शुरू होती है, और माइग्रेशन सिक्योरिटी इश्यू बन जाती है। हिमालयी क्षेत्रों में क्लाइमेट इंक्लूडेड माइग्रेशन से पहले ही शुरू हो चुका है। अगर यह अनकंट्रोल्ड रहा तो बॉर्डर मैनेजमेंट और भी जटिल होगा, और जटिल बॉर्डर एक्सटर्नल मैनिपुलेशंस के लिए आसान टारगेट बने हैं। यही क्लाइमेट चेंज का फिफ्थ इम्पैक्ट है, जियोपॉलिटिकल चॉस। तो चॉस में जो प्रिपेयर होता है वही भी एडवांटेज ले लेता है, और जो अनप्रिपेयर्ड होता है वह इस रिएक्शन में फंस जाता है। तो क्लाइमेट चेंज अपस्ट्रीम पावर को एक एडिशनल एक्सक्यूज भी देता है, और अगर डाउनस्ट्रीम में फ्लड आए तो कहा जा सकता है कि यह प्रकृति की गलती है। अगर फ्लो कम हो तो कहा जा सकता है कि यह क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है। तो इस इम्बाइगल्टी में अकाउंटेबिलिटी धुंधली हो जाती है, और जियोपॉलिटिक्स में जहां अकाउंटेबिलिटी नहीं होती वही पावर अब्यूज होता है। यही कारण है कि हिमालयन चेसबोर्ड में क्लाइमेट चेंज सबसे खतरनाक मल्टीप्लायर है, और यह कॉन्फ्लिक्ट को पैदा नहीं करता लेकिन उसे तेज जरूर करता है। यह हथियार नहीं बनाता लेकिन हथियारों को और प्रभावी बना देता है। तो भारत के लिए यह एक डुअल चैलेंज है। एक तरफ उसे अपस्ट्रीम प्रेशर्स का सामना करना है, दूसरी तरफ नेचर को अनप्रेडिक्टेबिलिटी
नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का। तो इसलिए भारत की स्ट्रेटजी अब केवल जियोपॉलिटिकल नहीं रह सकती, यह जियो इन्वायरमेंटल होनी पड़ेगी। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लेशियर मॉनिटरिंग, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ये सब अब नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा का हिस्सा है। हिमालयन चेसबोर्ड का चौथा नियम यही है कि जो क्लाइमेट को नजरअंदाज करता है वह कभी भी किसी भी चाल को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जब प्रकृति असंतुलित होती है तो सबसे मजबूत रणनीति भी कमजोर पड़ सकती है। तो आगे हम देखेंगे कि डिप्लोमेसी और पावर पॉलिटिक्स इस अस्थिर माहौल में कितनी कारगर बन जाती है, क्योंकि जब पानी कम होता है तो शब्दों की ताकत भी सीमित हो जाती है। तो हिमालयन चेसबोर्ड में अब तक हमने ज्योग्राफी देखी, वाटर कंट्रोल देखा, चाइना की स्ट्रेटजी देखी, हिमालय की काउंटर मूव्स देखी और क्लाइमेट चेंज का डिस्टेबलाइजिंग असर समझा। अब सवाल है कि जब पानी सीमाओं को पार करता है तो क्या डिप्लोमेसी उसे रोक सकती है या फिर आखिरकार पावर पॉलिटिक्स ही फैसला करती है? तो यही अब आगे की बहस है, यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे अजीब संसाधन है। तो तेल की तरह इसे टैंकर्स में नहीं भरा जा सकता, गैस की तरह पाइपलाइंस में मोड़ा नहीं जा सकता, यह बहता है सीमाओं की परवाह किए बिना। इसलिए इतिहास में चीन को लेकर दो रास्ते बने, ट्रीटीज या टेंशंस। भारत का झुकाव हमेशा पहले रास्ते की तरफ रहा है। भारत मानता है कि शेयर्ड रिवर्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यही सोच इंडस वाटर ट्रीटी में दिखाई देती है। तो दो देशों के बीच 3 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन पानी का समझौता अब तक टिका हुआ है। यह कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, यह स्ट्रेटेजिक रियलिज्म था। भारत जानता था कि अगर पानी को हथियार बनाया गया तो पूरा साउथ एशिया अनस्टेबल हो जाएगा और इनस्टेबिलिटी किसी के हित में नहीं होती। बांग्लादेश के साथ नदी जल समझौते भी इसी सोच का विस्तार है। भारत डाटा शेयर करता है, ज्वाइंट कमीशंस बनाता है और डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस मैकेनिज्म रखता है, क्योंकि भारत के लिए पानी डिप्लोमेसी का माध्यम है, प्रेशर का नहीं। लेकिन हिमालयन चेसबोर्ड में हर खिलाड़ी एक जैसा नहीं खेलता। चीन की सोच फंडामेंटली अलग है। चीन ट्रीटीज में नहीं, कंट्रोल में विश्वास करता है। चीन बायलैटरल वाटर ट्रीटीज से बचता है, मल्टीलैटरल रिवर फ्रेमवर्क से दूरी रखता है। क्यों? क्योंकि ट्रीटीज अपस्ट्रीम्स पावर को क्या करता है? कंस्ट्रेंट करती है। जो ट्रीटीज हैं वो अपस्ट्रीम पावर को क्या करती है? कंस्ट्रेंट्स करती हैं। और चीन कंस्ट्रेंट होना नहीं चाहता। तो चीन का मॉडल यह है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, फिर फैक्ट ऑन द ग्राउंड क्रिएट करो और फिर नेगोशिएट करो। जब डैम्स बन चुके हैं, डिवर्जन शुरू हो चुके हैं, तब डिप्लोमेसी एक फॉर्मेलिटी बन जाती है। तो यही पावर पॉलिटिक्स है। तो डिप्लोमेसी यहाँ वीकनेस नहीं है, लेकिन अकेले डिप्लोमेसी भी पर्याप्त नहीं है। यही वह जगह है जहां भारत की डायलेमा पैदा होता है, दुविधा पैदा होती है। अगर भारत केवल ट्रीटीज पर भरोसा करे तो यह वल्नरेबिलिटी में रहेगा। अगर भारत भी चीन की राह एग्रेसिव कंट्रोल अपनाए तो वह अपनी नैतिक और स्ट्रेटेजिक स्थिति खो देगा। इसलिए भारत मिडिल पथ चुनता है, डिप्लोमेसी प्लस डिटरेंस। भारत ट्रीटीज तो बनाता है, लेकिन पैरेलल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करता है। भारत डाटा शेयर करता है, लेकिन सर्विलांस भी बढ़ाता है। भारत कोऑपरेशंस की बात करता है, लेकिन प्रीपेयर्डनेस में समझौता नहीं करता। तो यह डुअल अप्रोच धीमी लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह स्टेबिलिटी देती है। अब एक और सवाल उठता है, क्या इंटरनेशनल लॉ इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई भूमिका निभा सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ और व्यवहारिक रूप से सीमित। यूएन वाटर कोर्सेस कन्वेंशंस जैसी बातें प्रिंसिपल्स तो देती हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं। कोई इंटरनेशनल पुलिस नहीं है जो अपस्ट्रीम कंट्री को रोके, और जहां इन्फोर्समेंट नहीं होता वहां पावर बैलेंस ही रूल बन जाता है।
तो यही कारण है कि वाटर डिप्लोमेसी अगर स्ट्रांगली मतलब एसाइमेट्रिक होती है तो अपस्ट्रीम कंट्री के पास लवरेज होता है, डाउन स्ट्रीम कंट्री के पास एक प्रकार से वल्नरेबिलिटी। तो डिप्लोमेसी तभी काम करती है जब अपस्ट्रीम पावर को भी कुछ खोने का डर हो। तो यही डिटरेंस का असली मतलब है। तो भारत की कोशिश यही है कि चाइना के लिए वाटर वेपनाइजेशन से कॉस्टली बने। कॉस्ट पॉलिटिकल हो सकती है, कॉस्ट रिपुटेशनल हो सकती है, कॉस्ट रीजनल इनस्टेबिलिटी के रूप में हो सकती है, लेकिन जब कॉस्ट दिखती है तो एक्सट्रीम मूव्स रुकते हैं। हिमालयन चेस बोर्ड में इंडिया और चाइना और डिप्लोमेसी और पावर पॉलिटिक्स के बीच एक अनईजी बैलेंस में है। कोई ओपनली कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, लेकिन कोई अपनी पोजीशंस भी नहीं छोड़ना चाहता, और यही बैलेंस सबसे फ्रेजाइल होता है, क्योंकि क्लाइमेट स्टेट्स बढ़ रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है, वाटर डिमांड बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे डिप्लोमेसी की भाषा और कठिन होती जाएगी। तो अगले 10 वर्षों में वाटर एग्रीमेंट्स की असली परीक्षा होगी। क्या ट्रीटीज क्लाइमेट अटेंड क्लाइमेट आल्टर रिवर्स को संभाल पाएगी, या पावर पॉलिटिक्स उन्हें अप्रासंगिक बना देगी? तो इसका जवाब आज तक नहीं होगा। लेकिन हिमालयन चेस बोर्ड का 5वां नियम साफ है कि डिप्लोमेसी बिना शक्ति के कमजोर दिखती है, और शक्ति बिना रिस्ट्रेंट के खतरनाक होती है। तो जो इन दोनों के बीच संतुलन बना ले वही लंबे खेल में टिकता है। तो अंत में हम यही देखेंगे कि यह चेस बोर्ड किस दिशा में जा रहा है। क्या वाटर वार्स वास्तव में युद्ध बनेंगे, या वे सिर्फ प्रेशर टूल्स बनकर रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस खेल का एंड गेम क्या है? तो हिमालयन चेस बोर्ड पर हम इस एपिसोड में हम अपने आखिरी चरण में हैं कि मुहरे रखे जा चुके हैं। कई चालें चलती गई हैं और कुछ सबसे खतरनाक चालें अभी चलनी बाकी हैं। अब सवाल यह नहीं है कि पानी हथियार बन सकता है या नहीं, सवाल यह है कि एक कब, कहां और कैसे बनेगा। आने वाले 10 से 15 वर्षों में हिमालय सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं रहेगा, यह एशिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स का केंद्र बन जाएगा, क्योंकि 3 ट्रेंड्स एक साथ कन्वर्ज कर रहे हैं: क्लाइमेट स्ट्रेस, पॉपुलेशन प्रेशर और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। तो पहला फ्लैश पॉइंट है ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो यह बेसिन भारत और चीन के बीच सबसे संवेदनशील वाटर फ्रंट है। अप स्ट्रीम में चाइना है, मिड स्ट्रीम में इंडिया है और डाउन स्ट्रीम में बांग्लादेश है। तीनों देश 3 अलग जरूरतें, एक नदी। अगर अप स्ट्रीम में लार्ज स्केल्स डाइवर्जेंस होता है तो मिड स्ट्रीम इनस्टेबिलिटी तय है। अगर मिड स्ट्रीम में फ्लो कंट्रोल बढ़ाया जाता है तो डाउन स्ट्रीम प्रेशर बढ़ेगा, और जब डाउन स्ट्रीम प्रेशर बढ़ता है तो डिप्लोमेटिक इक्वेशंस बदलते हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्मॉल हाइड्रोलॉजिकल चेंज भी लार्ज पॉलिटिकल रिपल पैदा कर सकता है। तो दूसरा फ्लैश पॉइंट इंडस बेसिन। यह बेसिन पहले से ही पॉलिटिसाइज्ड है। क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर कंट्रीब्यूशंस घटेगा, ग्राउंड वाटर स्टेट्स बढ़ेगा। इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग ट्रीटीज पर प्रेशर बढ़ेगा। अगर इंडस बेसिन अनस्टेबल होता है तो साउथ एशिया की ओवरऑल स्टेबिलिटी हिल जाएगी। तीसरा फ्लैश पॉइंट इंटरनल वाटर स्ट्रेस। तो भविष्य के वाटर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ देशों के बीच नहीं, वे देशों के भीतर भी होंगे। स्टेट्स बनाम स्टेट्स, सिटीज बनाम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री बनाम ड्रिंकिंग वाटर। तो जब इंटरनल प्रेशर्स बढ़ता है तो गवर्नमेंट्स एक्सटर्नल थ्रेट्स को अलग नजर से देखने लगती है। तो एक्सटर्नल डाइवर्जन या फिर कंट्रोल इंटरनल अनरेस्ट का ट्रिगर बन सकता है। यही कारण है कि फ्यूचर वाटर वार्स हाइब्रिड होंगे। वे सीधे युद्ध नहीं होंगे, वे लेयर्ड होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर्स, इकोनॉमिक स्ट्रेस, सोशल अनरेस्ट, डिप्लोमेटिक टेंशन, और इन सब के बीच मिलिट्री प्रेजेंस बैकग्राउंड में खड़ी रहेगी। फोर्थ फ्लैश पॉइंट में डाटा एंड नैरेटिव की बात करेंगे। भविष्य में वाटर कॉन्फ्लिक्ट नंबर से नहीं, नैरेटिव से लड़े जाएंगे। किसने पानी रोका?
किसने क्लाइमेट का बहाना बनाया और किसने ट्रीटी तोड़ी। परसेप्शंस ही रियलिटी बनेगी। जो नैरेटिव कंट्रोल करेगा वही मोरल हाई ग्राउंड लेगा। यही कारण है कि इंफॉर्मेटिव वारफेयर वाटर वारफेयर का हिस्सा बनेगा। सैटेलाइट इमेजेस, फ्लो डाटा, मीडिया लीक्स सब स्ट्रेटजिक टूल्स होंगे। अब सवाल आता है कि इस चेसबोर्ड का एंड गेम क्या है? क्या फुल स्केल्स वाटर वॉर्स होंगे? तो शॉर्ट आंसर हम कहेंगे नहीं, ट्रेडिशनल तो वार नहीं होंगे। और लॉन्ग आंसर में हम कहेंगे कि प्रेशर वार होंगे। कंट्रीज एक दूसरे को थ्रेशोल्ड से नीचे रखकर पुश करेंगे। इतना दबाव की इनस्टेबिलिटी बने, लेकिन इतना नहीं कि इंटरनेशनल ब्लैकिश हो। तो यह कोलैबोरेट जो भी है जो कैलिब्रेटेड कोअर्जन्स होगी। चाइना इस मॉडल में एक प्रकार से सहज है। इंडिया इस मॉडल को सीख रहा है। एंड गेम में 3 संभावित सिनेरियो हैं। सिनेरियो 1, मैनेज्ड कॉम्पिटिशंस। इंडिया और चाइना कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं, डैम्स रहते हैं, कंट्रोल रहता है, लेकिन एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लिए जाते। वाटर बिकम्स लवरेज नॉट वेपन। यह सबसे स्टेबल सिनेरियो है, लेकिन सबसे कठिन भी। अब बात करें हम इस सिनेरियो 2, क्राइसिस ड्राइवन एस्केलेशंस। तो एक एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट, एक अनएक्सपेक्टेड फ्लड, एक डाटा ब्लैकआउट। तो ब्लेम गेम शुरू होती है, ट्रस्ट टूटता है तो लिमिटेड एस्केलेशंस होती है, तो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, साइबर। यह सिनेरियो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। अब बात करें हम सिनेरियो 3, कोऑपरेटिव रीसेट। प्रेशर इतना बढ़ता है कि कोऑपरेशंस मजबूरी बन जाता है, न्यू फ्रेमवर्क्स बनते हैं, डाटा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, जॉइंट मॉनिटरिंग शुरू होती है। यह आइडिया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। अब आखिरी सवाल, भारत को क्या करना चाहिए? इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी पेशेंस है। इंडिया एस्केलेशंस में नहीं, इंड्योरेंस में विश्वास करता है। इंडिया को 3 चीज़ों पर लगातार काम करना होगा। रेजिलेंस यानी क्लाइमेट रेजिलेंस वाटर सिस्टम्स। दूसरा रेडीनेस मतलब मॉनिटरिंग डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और तीसरा रीस्ट्रेंट मतलब वेपनाइजेशन से दूरी। हिमालयन चेसबोर्ड क्विक विंस को खेल नहीं है। यह स्लो प्रेशर्स का खेल है। जो जल्दबाजी करेगा वह गलती करेगा, जो तैयारी करेगा वह टिकेगा, और वही अंतिम नियम है। 21वीं सदी में सीमाएं सैनिकों की नहीं, सिस्टम्स से सुरक्षित होंगी, और जो सिस्टम्स पानी को समझते हैं वही आने वाले युग में सत्ता को समझेंगे। तो हिमालयन चेसबोर्ड यही खत्म नहीं होता, यह यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आने वाले युद्ध हेडलाइंस में नहीं, न्यू वेशंस में लड़े जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले संडे को फिर से हम लाएंगे अगला हिमालयन चेसबोर्ड का एपिसोड। जय हिंद। हिमालय में जीत एक दिन में तय नहीं होती। यह तय होती है धैर्य से, रणनीति से और समय के साथ। यह था हिमालयन चेस बोर्ड का आज का मोहरा। अगली चाल अगले वीडियो में।